गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 4। शो के पहले सीन में हम ब्रान के सपने में हैं। ब्रान सपने में चल रहा है और एक कौवे का पीछा कर रहा है। चलते चलते कौवे का पीछा करते करते ब्रान देखता है कि उस कौवे की 3 आंखें हैं। ये देखते ही ब्रान की आंखें खुलती हैं और वो पाता है कि वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके सिरहाने बैठी हुई हैं ओल्ड नैन। तभी कमरे में थियॉन आता है और वो ब्रान को रॉब का आदेश सुनाता है। वो बताता है कि रॉब ने ब्रान को ग्रेट हॉल में बुलाया है। ब्रान कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस यहीं पर रहना है। थियॉन कहता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा और वो होडोर को बुलाता है। यहाँ आपको होडोर के बारे में बताती हूँ। होडोर गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया के सबसे प्यारे किरदारों में से एक है। होडोर मेंटली डिसेबल्ड है। वो सिर्फ एक ही शब्द बोल सकता है और वो है होडोर। होडोर, 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 होडोर। इसीलिए लोग उसे होडोर बुलाते हैं। वैसे होडोर बड़ी मुश्किल इंस्ट्रक्शंस को भी चुपचाप फॉलो कर लेता है। एक बात और, होडोर ओल्ड नैन का पोता है और वो ओल्ड नैन का इकलौता जिंदा रिश्तेदार है। खैर, नेड स्टार्क की गैर मौजूदगी में रॉब स्टार्क विंटरफेल के लॉर्ड की भूमिका निभा रहा है और वो ग्रेट हॉल में बैठा हुआ है। वहां पर योरन और टीरियन भी मौजूद हैं। योरन और टीरियन, आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में वॉल से चले थे किंग्स लैंडिंग की तरफ। योरन नाइट्स वॉच का हिस्सा है और वो किंग्स लैंडिंग जा रहा है ताकि वो और नए लोगों को नाइट्स वॉच में शामिल करने के लिए ला सके। और टीरियन क्योंकि किंग्स लैंडिंग में ही रहता है, इसलिए वो किंग्स लैंडिंग जा रहा है। टीरियन योरन को ऑफर करता है कि जब हम किंग्स लैंडिंग जा ही रहे हैं तो क्यों ना साथ में चलें। रास्ते में विंटरफेल पड़ता है तो योरन और टीरियन डिसाइड करते हैं कि हम यहीं पर रुकेंगे। रॉब योरन को तो इनवाइट कर रहा है रुकने के लिए विंटरफेल में, मगर वो टीरियन से काफी रूखा बिहेव कर रहा है। वो योरन को कहता है कि नाइट्स वॉच के लोगों का विंटरफेल में हमेशा स्वागत है, मगर वो टीरियन को इग्नोर कर देता है। टीरियन इस बात को नोटिस करता है। रॉब के इस बर्ताव के पीछे वजह है ब्रान पर विलेरियन स्टील से बने खंजर से किया गया हमला। इस काल्पनिक दुनिया में विलेरियन स्टील काफी कीमती माना जाता है। ये एक ऐसे मेटल से बना है जो इजीली अवेलेबल नहीं है। विलेरियन स्टील से जुड़ा भी सोच रही हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊं ताकि ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए कि विलेरियन स्टील जो है वो सिर्फ कुछ गिने चुने घरानों के पास ही अवेलेबल है। ऐसे में एक कातिल के हाथ में विलेरियन स्टील कैसे आया है? ज़रूर किसी अमीर शख्स ने उसको ये विलेरियन स्टील दिया होगा ब्रान की जान लेने के लिए। तो शक की सुई जाती है लैनिस्टर्स पर और इसी वजह से रॉब टीरियन लैनिस्टर से इस तरह का रूखा बर्ताव कर रहा है। तभी हॉल में होडोर ब्रान को लेकर आता है। यहाँ टीरियन ब्रान से बात करता है। वो ब्रान को बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। टीरियन ब्रान को अपाहिज कहता है और ब्रान इस पर कहता है कि मैं अपाहिज नहीं हूँ। टीरियन कहता है कि अगर तुम अपाहिज नहीं हो तो फिर मैं बौना नहीं हूँ। असल में टीरियन का ये मानना है कि अगर हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लें तो दुनिया कभी भी उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। टीरियन की इसी तरह की इंस्पिरेशनल बातें हैं, सेंसिटिव बातें हैं, जिनकी वजह से वो आपका फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा जल्द ही। वो ब्रान को एक डिजाइन देता है। साथ ही वो ब्रान से पूछता है कि क्या तुम्हें घुड़सवारी पसंद है। ये डिजाइन असल में ब्रान को घुड़सवारी करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि ब्रान अब अपाहिज हो चुका है, वो चल नहीं सकता। इसी वजह से वो काफी डिप्रेस्ड रहता है और अपने कमरे में पड़ा रहता है। टीरियन ब्रान को बताता है कि इसी डिजाइन की मदद से, इसी सैडल की डिजाइन की मदद से मैं भी घुड़सवारी कर सकता हूँ और तुम भी ये कर पाओगे। तुम्हें बस अपने घोड़े को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा और अपने सैडलर को ये डिजाइन देनी पड़ेगी। वो एक ऐसा सैडल बनाएगा जिसकी मदद से तुम घोड़े पर बैठ सकोगे और अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां चल सकोगे, जा सकोगे। ब्रान ये डिजाइन देखकर बहुत खुश होता है और रॉब का भी दिल थोड़ा पिघल जाता है। वो टीरियन को कहता है कि तुमने मेरे भाई के लिए इतनी कर्टसी दिखाई तो तुम यहाँ रुक सकते हो। टीरियन रॉब को कहता है कि अगर तुम लॉर्ड ऑफ विंटरफेल का रोल निभा ही रहे हो तो थोड़ी मेहमान नवाजी भी सीख जाओ। साथ ही वो वहां से चला जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी नकली मेहमान नवाजी नहीं चाहिए। टीरियन के दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि लेडी स्टार्क यानी कैटलिन स्टार्क उसे रिसीव करने क्यों नहीं आई, उसे क्यों नहीं मिली। यही सवाल वो जाते जाते थियॉन से पूछता है। थियॉन उसे घुमा फिराकर जवाब देता है, जिससे टीरियन को यकीन हो जाता है कि लेडी स्टार्क विंटरफेल में नहीं है। यहाँ टीरियन थियॉन को उसके पिता बेलोन ग्रेजॉय के फेल्ड विद्रोह की याद दिलाता है।
जिसकी वजह से थियोन के 2 बड़े भाई मारे गए थे और आज थियोन खुद आयरन आइलैंड्स की जगह विंटरफेल में रह रहा है। वो थियोन को ताना मारते हुए कहता है कि तुम स्टार्क्स के बंदी हो। अब हम पहुंचते हैं वॉल पर। जॉन सबका दोस्त बन चुका है और अब वो सबको हराने की जगह उन्हें यह सिखा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो स्वॉर्ड फाइटिंग में कैसे जीतेंगे। तभी एंट्री होती है सैमुअल टार्ली की। ये नाइट्स वॉच में अभी अभी ही शामिल हुआ है। सैमुअल प्रैक्टिस के दौरान बड़ी आसानी से हार मान लेता है और घुटने टेक देता है। इसके बाद भी सर एलिस्टर थॉर्न और रैस्ट उसे बुली करते हैं। रैस्ट सैमुअल को प्रैक्टिस के दौरान काफी पीटता है। जॉन से ये देखा नहीं जाता और वो सैमुअल की मदद करने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है। सर एलिस्टर थॉर्न को ये बात पसंद नहीं आती और वो जॉन को ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा नया प्यार मिल गया है। आप महसूस करेंगे कि सर एलिस्टर थॉर्न को जॉन से कुछ खास दिक्कत है। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि जॉन हमेशा सही के साथ खड़ा होता है और सर एलिस्टर थॉर्न खुद एक बुली हैं। दूसरी वजह यह है कि आज से कई साल पहले जब रॉबर्ट ने बगावत की थी और मैड किंग को राजगद्दी से हटाया था, उस वक्त लड़ाई में सर एलिस्टर थॉर्न के हाउस ने टारगेरियंस का साथ दिया था और जब ये लड़ाई रॉबर्ट जीत गया तो सर एलिस्टर थॉर्न को सजा के तौर पर नाइट्स वॉच में शामिल होने के लिए भेज दिया गया। उस लड़ाई में, उस रेबेलियन में नेड स्टार्क ने रॉबर्ट का साथ दिया था। जॉन स्नो नेड स्टार्क का बेटा है, तो वो अपनी खुंदक एक तरह से जॉन पे निकालते हैं। खैर, जॉन सैम को समझाता है कि तुम्हें मजबूत होना होगा और अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। सैम कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूं मगर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक डरपोक हूं, मुझे डर लगता है। इसके बाद जॉन और सैम की दोबारा बातचीत होती है। वो दोनों ही वॉल के सबसे ऊपरी हिस्से पर हैं और पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ सैम जॉन को बताता है कि उसकी आंखें कमजोर हैं और उसे ऊंचाई से भी डर लगता है। जॉन ये सुनकर थोड़ा सा चिढ़ जाता है और सैम को कहता है कि तुम्हें ठंड भी ज्यादा लगती है, तुम्हारी आंखें भी कमजोर हैं, तुम खुद के लिए लड़ भी नहीं सकते हो, तुम्हें ऊंचाई से भी डर लगता है, तो फिर तुम वॉल पर कर क्या रहे हो। यहाँ सैम जॉन को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है। वो जॉन को कहता है कि अपने पिता रैंडल टार्ली पर वो हमेशा ही बोझ था, क्योंकि एक तो वो फाइटर नहीं है और दूसरा उसका वजन भी ज्यादा है। रैंडल टार्ली ने सैम के 18th बर्थडे पर उसे कहा था कि तुम नाइट्स वॉच में चुपचाप जाकर शामिल हो जाओ, तुम मेरे बड़े बेटे हो, मैं तुम्हें अपनी जमीन जायदाद नहीं दे सकता और तुम्हें अपना नाम नहीं दे सकता। एक्चुअली वेस्टरॉस की दुनिया में ये होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वही अपने पिता की जायदाद और उसके नाम का हकदार होता है। मतलब जायदाद बाकी बच्चों को भी मिलती है मगर जो नाम है, लॉर्डशिप है, वो बड़े बेटे को ही मिलती है। अब रैंडल टार्ली को ये बात नहीं गवारा थे कि सैम जो है वो उनके हाउस का लॉर्ड बने, तो वो सैम को कहते हैं कि तुम या तो नाइट्स वॉच में शामिल हो जाओ या फिर मैं एक हंटिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें हम लोग साथ में हंटिंग पे चलेंगे, शिकार पे चलेंगे और वहां पर तुम्हारे साथ किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, तुम मर सकते हो। इन शॉर्ट वो सैम को कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो नाइट्स वॉच में शामिल हो जाओ। सैम के पास क्या ऑप्शन बचता है। यहाँ जॉन और सैम की दोस्ती की शुरुआत होती है। अगले दिन जॉन नाश्ते पे नाइट्स वॉच के बाकी दोस्तों के साथ बैठा होता है जो सैम के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। जॉन कहता है कि सैम भी हमारी तरह ही एक इंसान है, वो कहीं और बिलोंग नहीं करता था इसीलिए नाइट्स वॉच में शामिल हुआ है। इस पर रैस्ट कहता है कि जॉन तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन अगर मुझे कहा जाएगा कि सैम के साथ लड़ाई लड़नी है तो मैं तो भाई उसका भुर्ता बना दूंगा। यहाँ पर जॉन रात को अपना घोस्ट लेकर जाता है, यानी कि अपने डायरवुल्फ को लेकर जाता है और रैस्ट को धमकी देता है। उसे धमकाता है कि अगर तुमने सैम को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन जब दोबारा से ट्रेनिंग सेशन होता है तो कोई भी सैम को हाथ लगाने को राजी ही नहीं होता। यहाँ पर जैसे ही स्वॉर्ड लेकर सैम लड़ाई के मैदान में उतरता है, दूसरे लोग आते हैं और वो बारी बारी जो है नाटक करते हैं उससे हारने का या फिर गिर जाने का या फिर उससे डर जाने का। सर एलिस्टर थॉर्न इस बात को नोटिस करते हैं और वो जॉन को भी देखते हैं कि जॉन स्माइल कर रहा है। वो जॉन के पास जाते हैं और उसे फिर से धमकाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जब कल को मुसीबत पड़ेगी तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक मजबूत इंसान अपने साथ चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए या फिर ऐसा सैम जैसा शख्स चाहिए जो खुद के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता।
अब पहुंचते हैं नैरो सी के पार एसोस के वेस्ट डॉर्थराक में। डेनेरियस और खाल ड्रोगो का काफिला वेस्ट डॉर्थराक पहुंच चुका है। ये डॉर्थराकीस की सिटी है। वेसेरिस चिढ़ा हुआ है क्योंकि खाल ड्रोगो वादे के मुताबिक डेनेरियस से शादी के बदले उसे आर्मी नहीं दे रहा। यहाँ डेनेरियस जोरा से पूछती है कि अगर वेसेरिस को आर्मी दे दी जाए तो क्या वो वेस्टरोस पर कब्जा कर पाएगा, जिस पर जोरा बताता है डॉथराकीज ने कभी भी समंदर पार नहीं किया। वो ऐसे किसी भी पानी को जहर मानते हैं जिसे उनके घोड़े पी ना सकें। एक और सीन में वेसेरिस डेनेरियस पर हाथ उठाता है। असल में होता यह है कि डेनेरियस वेसेरिस को खाने पर बुलाती है, उसे इनवाइट करती है और वेसेरिस को लगता है कि उसे ऑर्डर भेजा गया है। वो डेनेरियस के पास आता है, उसे धमकाता है, डराता है और कहता है कि मैं किंग हूँ, तुम मुझे ऑर्डर देकर बुलाओगी। डेनेरियस वेसेरिस को कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही थी, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही थी खाने पर और मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो वेसेरिस को कुछ कपड़े देती है। वो कपड़े डॉर्थराकी स्टाइल के, डॉर्थराकी डिजाइन के कपड़े हैं। वेसेरिस इसको देखकर गुस्सा हो जाता है और ज्यादा एज यूजुअल, क्योंकि गुस्सा होने के अलावा शायद उसे और कुछ नहीं आता। वो डेनेरियस पे गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम मुझे डॉर्थराकी बनाना चाहती हो, तुम मुझे जंगली बनाना चाहती हो। इसी बहस के दौरान वो डेनेरियस पर हाथ उठाता है और डेनेरियस पहली बार उसे पलट कर मारती है। वो विसेरिस को कहती है कि मैं खाल ड्रोगो की पत्नी हूँ, मैं खलीसी हूँ, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर तुमने मुझ पर दोबारा कभी हाथ उठाया तो तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे। क्या बात है, वे टू गो खलीसी। खैर अब आगे बढ़ते हैं किंग्स लैंडिंग पर। यहाँ पर स्मॉल काउंसिल की मीटिंग हो रही है और सब लोग हैंड ऑफ द किंग यानी नेड स्टार्क को बता रहे हैं कि जब से टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट हुआ है अलग अलग शहर से लोग आ रहे हैं सिटी में, और इस वजह से कई जगहों पे दंगे हो चुके हैं, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, कई जगहों पे आग लग चुकी है। नेड स्टार्क इस बात को सुनकर मास्टर ऑफ कॉइन यानी कि पीटर बेलिश को कहता है कि भाई कुछ पैसे खर्च करो और सुरक्षा का इंतजाम करो। साथ ही नेड स्टार्क अपने हाउस के कुछ गार्ड्स को, 20 गार्ड्स को किंग्स लैंडिंग में तैनात कर देता है पब्लिक की सुरक्षा के लिए बेसिकली। इसके बाद मीटिंग ओवर होती है और नेड स्टार्क मेस्टर पाइसल से जॉन एरन की डेथ के बारे में बातचीत करता है। पाइसल बताते हैं जॉन एरन मरने से पहले एक किताब पढ़ रहे थे, उनको एक किताब चाहिए थी। तो नेड स्टार्क उस किताब में इंटरेस्टेड होता है और कहता है कि मुझे वो किताब चाहिए। पाइसल के चेम्बर्स में जाता है नेड स्टार्क और वो किताब लेता है। वो किताब बेसिकली वेस्टेरोस की हिस्ट्री की कहानी बताती है। एक मोटी सी किताब है और पाइसल नेड स्टार्क को कहते भी हैं कि काफी बोरिंग किताब है ये, मुझे नहीं पता कि जॉन एरन को ये क्यों चाहिए थी, उसमें उनका इंटरेस्ट क्यों था। इस वजह से, क्योंकि लॉर्ड एरन का उस किताब में इंटरेस्ट था, नेड स्टार्क का अपने आप ऑटोमेटिकली उस किताब में इंटरेस्ट जग जाता है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जॉन एरन की जो मौत है वो इस किताब से कनेक्टेड है। नेड स्टार्क पाइसल से पूछता है कि क्या जॉन एरन की मौत कत्ल हो सकती है। पाइसल बोलता है कि जॉन एरन को हर कोई पसंद करता था, हर कोई प्यार करता था, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने उनको एग्जामिन किया था, मैं उन्हीं के साथ था जब उनकी मौत हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कत्ल हुआ है, वो एक नॉर्मल मौत थी। वो नेड को बताते हैं कि जॉन एरन मरने से पहले एक सेंटेंस बार बार कह रहे थे, द सीड इज स्ट्रॉन्ग, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा बीज काफी मजबूत है, बीज काफी पक्का है, या फिर बीज काफी स्वस्थ है। अब जॉन एरन असल में क्या कहना चाहते थे ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा, हम सिर्फ ट्रांसलेशन के बेसिस पे अंदाजे लगा सकते हैं। नेड स्टार्क इस किताब को लेकर अपने साथ जाते हैं और अपने चेम्बर्स में रखते हैं। वो इस किताब को पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि अलग अलग जमाने में अलग अलग लॉर्ड्स किस तरह के दिखते थे, उनके बालों का रंग क्या होता था, उनकी आंखों का कलर क्या होता था, उनकी हाइट कैसी होती थी। इस तरह की डिटेल्स उस किताब में है और वो किताब वाकई काफी बोरिंग है। यहाँ नेड स्टार्क और आर्या के बीच भी एक सीन होता है जहां पर आर्या एक पैर पर खड़े होने की प्रैक्टिस कर रही है। नेड स्टार्क कहते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। आर्या कहती है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है और सीरियो ने उसे एक पैर पर खड़े होने की प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। साथ ही वो नेड को बताती है कि कल वो ट्रेनिंग के लिए ही बिल्लियां पकड़ने के लिए जाएगी। वो नेड से पूछती है कि अब ब्रांड उठ चुका है, उसकी आंखें खुल चुकी हैं, तो क्या वो किंग्स लैंडिंग आएगा। साथ ही वो नेड को ये भी कहती है कि ब्रांड बड़ा होकर नाइट बनना चाहता था, अब वो नाइट नहीं बन पाएगा। नेड आर्या को बताते हैं कि ब्रांड भले ही नाइट नहीं बन पाएगा लेकिन कल को वो लॉर्ड बन सकता है, वो स्मॉल काउंसिल का हिस्सा बन सकता है। आर्या कहती है कि क्या मैं लॉर्ड बन सकती हूँ। इस बात पर नेड मुस्कुराता है और आर्या को कहता है कि नहीं, तुम लॉर्ड नहीं बन सकती,
लेकिन तुम्हारी शादी लॉर्ड से हो सकती है और तुम उसके कैसल को रूल कर सकती हो। तुम बच्चे पैदा करोगी और वो लॉर्ड बनेंगे, वो प्रिंस बन सकते हैं। आर्या कहती है कि नहीं, दिस इज नॉट मी, मैं ये नहीं हूँ। और उसके बाद वो वापस अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है और एक पैर पर खड़ी हो जाती है। अब नेड स्टार्क और लिटिल फिंगर की अकेले में मुलाकात होती है। यहाँ पर लिटिल फिंगर नेड स्टार्क को बोलता है, तुम जो भी रिसर्च कर रहे हो जॉन एरन की मौत के बारे में, उसे प्लीज थोड़ा लो प्रोफाइल ही रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही वो बताता है कि यहाँ पर हर जगह गुप्तचर फैले हुए हैं जो जाके अलग अलग लोगों को तुम्हारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो नेड स्टार्क को ये भी बताता है कि लॉर्ड आयरन का जो स्क्वायर था वो अब नाइट बन चुका है। हालांकि उसने कुछ अचीव भी नहीं किया है, बिना बात के ही उसे नाइट की उपाधि दे दी गई है। नेड स्टार्क सोचता है कि ऐसा क्या, क्यों भाई? यही सवाल वो लिटिल फिंगर से पूछता है और लिटिल फिंगर कहता है कि पता नहीं, अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि एक शख्स को जो स्क्वायर था उसके मालिक की मौत के बाद आसानी से नाइट बना दिया जाता है, तो जरूर दाल में कुछ तो काला है। नेड स्टार्क अपने गार्ड जॉरी को सर ह्यू यानी कि उस स्क्वायर से मिलने के लिए भेजते हैं जो टूर्नामेंट की तैयारी में लगा हुआ है। जॉरी जाके उसे बताता है कि नेड स्टार्क उससे बातचीत करना चाहते हैं और सर ह्यू बातचीत से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं एक नाइट हूँ। जॉरी स्टार्क फैमिली के हाउस होल्ड गार्ड्स का हेड है, साथ ही वो सर रॉड्रिक का भतीजा है। जॉरी नेड स्टार्क को बताता है कि सर ह्यू ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक नाइट है और मैं नाइट नहीं हूँ। और उसने कहा है कि वो डायरेक्टली हैंड ऑफ द किंग से ही बातचीत करेगा। यहाँ पर हैंड ऑफ द किंग यानी नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग में एक बच्चे से मिलने गए हैं, एक लड़के से मिलने गए हैं जिसका नाम है गेनरी। वो एक लोहार है, वो तलवार हथियार ये सब बनाता है और जॉन एरन इस लड़के से बार बार मिलने आते थे। मौत के कुछ दिनों पहले भी वो इस बच्चे से मिलने आए थे। नेड स्टार्क गेनरी को ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ल रॉबर्ट से मिलती है। नेड स्टार्क इस बात का अंदाजा लगाता है कि जो गेनरी है वो रॉबर्ट का बास्टर्ड चाइल्ड है और जॉन एरन रॉबर्ट के बास्टर्ड चाइल्ड में इंटरेस्टेड थे। क्या वजह थी, क्या बात थी, ये अभी सस्पेंस है। वो टूर्नामेंट शुरू हो चुका है जिसके बारे में हम इतने एपिसोड से सुन रहे हैं। ये हैंड ऑफ द किंग के ऑनर में रखा गया है, मगर नेड स्टार्क खुद इस टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने चेम्बर्स में है और यहाँ पर सर्सी उनसे मिलने आती है। सर्सी नेड स्टार्क से बातचीत के दौरान कहती है कि जो कुछ किंग्स रोड पे हुआ, जिस तरह से तुम्हारे डायर वुल्फ को मारने का आदेश दिया गया, शायद वो सही नहीं था, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एक्सट्रीम तक जाते हैं। साथ ही वो नेड स्टार्क को ताना मार के कहती है कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ किंग्स लैंडिंग में होने का। नेड कहता है कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे किंग ने जो ऑर्डर किया कि यहाँ पे आओ और मुझे सर्व करो और मेरे हैंड ऑफ द किंग बनो, मैंने बस उस ऑर्डर को फॉलो किया। सर्सी नेड को एक और ताना मारती है और कहती है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई था ब्रैंडन स्टार्क, वो लीड करने के लिए ट्रेन किया गया था, मगर तुम्हें फॉलो करने के लिए ट्रेन किया गया। तुम सिर्फ फॉलो कर सकते हो दूसरे लोगों की बातों को। नेड स्टार्क कहता है कि नहीं, मुझे एक और चीज की ट्रेनिंग दी गई है और वो है अपने दुश्मनों को मारना। सर्सी कहती है मुझे भी इस बात की ट्रेनिंग दी गई है। दूसरी तरफ टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और पहली फाइट है सर ह्यू और माउंटेन के बीच। वैसे माउंटेन का असली नाम ग्रेगोर क्लेगेन है, मगर क्योंकि उसका बिल्ट ऐसा है, वो इतना चौड़ा इतना लंबा है कि लोग उसे माउंटेन कहते हैं। इस फाइट में आपके ऑपोजिट जो भी शख्स है उसको उसके घोड़े से गिराना है। जो सामने वाले को घोड़े से गिरा देगा वो जीत जाएगा। अब यहाँ पर लिटिल फिंगर आता है सैंसा से बातचीत करने के लिए और आर्या उछल के लिटिल फिंगर से पूछती है कि लोग आपको लिटिल फिंगर क्यों बोलते हैं। लिटिल फिंगर बताता है कि वेस्टरॉस के जिस हिस्से से वो आता है वो हिस्सा फिंगर्स कहलाता है और लिटिल फिंगर जब छोटा था तो वो काफी कमजोर था, उसकी हाइट भी काफी कम थी, इसीलिए लोगों ने उसे लिटिल फिंगर कहना स्टार्ट कर दिया। साथ ही वो सैंसा को बताता है कि जो माउंटेन है वो हाउंड का भाई है। माउंटेन काफी क्रूअल है और जब वो छोटा था तो उसने अपने छोटे भाई यानी हाउंड को पकड़ के आग में झोंक दिया था और इसी वजह से हाउंड का चेहरे का एक हिस्सा जो है वो जला हुआ है। वजह क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि हाउंड माउंटेन के खिलौने से खेल रहा था। फाइट के दौरान माउंटेन सर ह्यू को
मार डालता है। करना सिर्फ इतना होता है कि उसे घोड़े से गिराना होता है, मगर उसके हाथ में जो भाला होता है वो सर ह्यू की गर्दन में लगता है और सर ह्यू की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये मौत इत्तेफाक है। सर ह्यू, जिसे नेड स्टार्क बात करना चाहता था, वो मर जाता है माउंटेन के हाथों। माउंटेन और हाउंड दोनों ही लैनिस्टर्स को सर्व करते हैं। अब होता है एपिसोड का आखिरी सीन, जहां पर कैटलिन स्टार्क सर रॉड्रिक के साथ वापस विंटरफेल लौट रही हैं। यहाँ रास्ते में वो एक इन में ठहरती है और इसी इन में उसे टीरियन लैनिस्टर मिलता है। कैटलिन अपना चेहरा ढकने की कोशिश करती है कि टीरियन को अवॉइड कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहती कि टीरियन उसे उस इन में देखे, उसे पता चले कि कैटलिन विंटरफेल में नहीं है, वो कहीं और जा रही थी। क्योंकि इस बात से लैनिस्टर्स जो हैं वो आगाह हो जाएंगे और वो खुद को बचाने की साजिश रचना स्टार्ट कर देंगे। कैटलिन ये भी नहीं चाहती कि लैनिस्टर्स को पता चले कि स्टार्क्स को लैनिस्टर्स पर किसी भी तरह का शक है, क्योंकि लैनिस्टर्स को काफी बड़ा स्कीमर माना जाता है, काफी चालाक माना जाता है और काफी क्रूअल भी माना जाता है। टीरियन लेडी स्टार्क को देख लेता है और बोलता है कि लेडी स्टार्क, आप यहाँ क्या कर रही हैं। कैटलिन अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है कि मैं टली की बेटी हूँ, लॉर्ड स्टार्क की पत्नी हूँ। ये जो शख्स है, टीरियन की तरफ इशारा करके वो कहती है, ये मेरे घर में आया और इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। वो ऑर्डर देती है वहां पे मौजूद नाइट्स को, फाइटर्स को, कि इसे पकड़ लो, इसे हिरासत में लो और मेरे साथ चलो। वो सारे के सारे अपनी तलवारें निकालते हैं फटाफट और टीरियन बेचारा बीच में। क्या लगता है आपको, क्या टीरियन ने वाकई ब्रांड को मारने की कोशिश की है? वो जो चाकू था, जिसे लिटिल फिंगर कह रहा है कि वो टीरियन का चाकू है, वेलेरियन स्टील वाला डैगर, क्या वो वाकई टीरियन का चाकू है? और अगर ऐसा है तो टीरियन को ब्रांड को मार के क्या मिलेगा? आगे क्या होगा? सर ह्यू की तो मौत हो चुकी है। अब लॉर्ड स्टार्क यानी नेड स्टार्क जॉन एरन की मौत के बारे में और कैसे पता लगाएंगे? ये सारी बातें आपको पता चलेंगी आगे के एपिसोड्स में। जानने के लिए आप देखते रहिए वॉच रोज, या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड्स तो है ही ना, जो आप कभी भी देख सकते हैं। कुछ समझ ना आए अगर थोड़ी बहुत बातें, तो आप यहाँ आ सकते हैं, मुझसे समझ सकते हैं आगे की कहानी बेहतर तरीके से। फिलहाल बाय। एक मिनट रुक जाइए, इस वीडियो पे कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिए। एक बात और कहना चाहती हूँ, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ मैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मैं हर कमेंट का जवाब आजकल नहीं दे पा रही हूँ। शुरू में तो आसान होता था, जब 10-15 कमेंट्स आते थे तो मैं फटाफट सबके सारे कमेंट्स पढ़ती थी और जवाब देती थी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अभी भी मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये पॉसिबल हो पाता है नहीं है कि मैं हर कमेंट का जवाब दे पाऊँ। माफ़ी उसके लिए। फिलहाल बाय।